हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो किसी कल्प्रिट की तरह अर्नब के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में इस वक्त सरला जी की साड़ी थी। संजना जो उसे घूर घूर कर देखती है और मन में ही कहती है, सरला आंटी और मेरी कैसे भी करके मदद कर दे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इनका काम तो मुझे फंसाना ही है, और अब देखो इनकी साड़ी भी मुझे आकर फंसा दी। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं जो उनकी साड़ी लेने गई। अब कैसे पहनूं इसे। अर्नब जो उसे देख कर कहते हैं, क्या हुआ, पहनना स्टार्ट करो। अब वैसे संजना के दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि अर्नब इसे बार बार फोर्स क्यों कर रहे हैं। जैसे ही संजना उस साड़ी को अपने कमर पर लपेटने वाली होती है कि उसे एहसास होता है कि सिर्फ साड़ी अकेली नहीं पहनी जाती, उसके साथ और भी कपड़े होते हैं, जैसे कि ब्लाउज और पेटीकोट, जो उसके पास इस वक्त थे ही नहीं। अर्नब जो उसको स्माइल करते हुए देखते हैं और कहते हैं, तो तुम ऐसे साड़ी पहनोगी। संजना के दिमाग में अभी ये बात आई नहीं थी। अर्नब जैसे देख कर ये पूछते हैं तो संजना जो कहती है, ऐसे ही पहनते हैं शायद, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, फिर उसे बांध देते हैं और फिर अर्नब जो से देखते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हैं और अपने हाथ को काउ से टेक लगाते हुए थोड़ा टिल्ट होकर उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, चलो पहनो, देखता हूँ तुम कैसे पहनती हो। संजना जो जैसे ही साड़ी को अपनी कमर पर लपेटने वाली होती है कि तभी अर्नब उसे कहते हैं, तो मेरी शर्ट के ऊपर साड़ी पहनोगी, हाँ। संजना जो कहती है, अरे वो मैं भूल गई, पर मैं शर्ट कैसे उतारूँ, आप ऐसे देखेंगे तो। अर्नब जैसे देख कर कहते हैं, चलो ठीक है, मैं दूसरी तरफ कर लेता हूँ चेहरा, तुम उतारो। और ये बोलकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं और साथ ही उनके चेहरे पर इस वक्त स्माइल थी, जो कि वो लाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, मगर वो आ ही जा रही थी संजना के ऐसे स्टूपिड बातों पर। वहीं संजना जो धीरे धीरे करके एक एक शर्ट के बटन तो खोलना स्टार्ट कर देती है, मगर वो जैसे ही शर्ट को एक तरफ करके निकाली ही थी कि तभी उसके दिमाग में आता है कि वो ब्लाउज तो ला ही नहीं है और वो पहनेगी क्या। ये जैसे ही उसके दिमाग में आता है, वो तुरंत ही अपनी शर्ट को पहनते हुए कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन को फिर से लगा देती है। अर्नब जो उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, हो गया तुम्हारा, पहन लिया साड़ी। संजना जो फिर से अपना सिर झुकाए हुए उनके सामने खड़ी थी और साड़ी को अपने हाथ में ली हुई थी। अर्नब जो काल से खड़े होते हुए कहते हैं, क्या हुआ, साड़ी पहनना नहीं आया या फिर कुछ भूल गई थी मेरी मॉम के वार्डरोब से चुराना। संजना जो कहती है, वो अर्नब जो कहते हैं, मुझे इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पता भी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिया में रहा नहीं हूँ, मगर इतनी बेसिक चीज़ तो मुझे भी पता है कि साड़ी अकेली नहीं पहनी जाती, साथ में ब्लाउज और कुछ कपड़े भी लगते हैं अंदर। संजना जैसे ये सुनती है, उसकी एम्बैरेसमेंट की पहाड़ उसके सर पर टूट जाता है और उसे मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार में जाकर लड़ा ले। अर्नब जो संजना के हाथ से साड़ी को लेते हुए कहते हैं, तो अब तुम बता रही हो तुम उसका क्या करने वाली थी। और ये बोलते हुए उसके हाथ से साड़ी ले लेते हैं। संजना जो कहती है, वो मैं कि तभी अर्नब जो समझ चुके थे कि संजना सच तो बोलेगी नहीं, तो वो उसकी हेल्प करते हुए कहते हैं, शायद तुम प्रैक्टिस करना चाह रही होगी, है ना, कि साड़ी कैसे पहनते हैं। संजना फिर से अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर वो ये तो नहीं बता सकती थी कि वो यहाँ बालकनी से कूदने के लिए साड़ी को लेकर आई थी। संजना जो फिर से अपना सर तुरंत ही हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं प्रैक्टिस करना चाह रही थी साड़ी कैसे पहनते हैं। अर्नब जो कहते हैं, इतनी जल्दी है तुम्हें मेरी बीवी बनने की कि तुम साड़ी पहनना स्टार्ट कर दी। संजना जो कहती है, हैं, बीवी कौन, मैं तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, ज़रूरी थोड़ी ना कि शादी के बाद ही लोग साड़ी पहने, ऐसे भी तो पहन सकते हैं ना। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें साड़ी पहनना इतना पसंद है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। संजना जो कहती है, हाँ पसंद है मुझे, घंटा पसंद नहीं है मुझे, बस कैसे भी करके भगवान बचा ले। वो धीरे से कहती है, मगर अर्नब उसकी बात को अच्छे से समझ रहे थे। हाँ, भले उनके कानों में उसकी बात गई नहीं थी, मगर उसके जो हालात इस वक्त थे, वो क्या ही बोल सकती थी भगवान से प्रार्थना करने के अलावा। अर्नब जो कहते हैं, तो तुम्हारे लिए अगर मैं साड़ी लेकर आऊँ तो तुम उसे पहनोगी। संजना जो कहती है, हाँ एक दो बार प्रैक्टिस करूँगी तो पहन लूँगी। अर्नब जो कहते हैं, ठीक है फिर। और ये बोलकर वो संजना की तरफ आंखें बढ़ते हैं, उसके चिन को अपनी एक उंगली से अपनी तरफ उठाते हुए कहते हैं, तो चलो रिक्वेस्ट करो मुझसे कि प्लीज़ सर मेरे लिए एक साड़ी खरीद दीजिए।
क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। प्लीजिंग वे में बोलो। संजना जो कहती है, मैं क्यों बोलूँ, आपको जाकर खरीदनी तो खरीद लीजिए, वरना मत खरीदिए। और ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है कि अर्नव उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ जोर से खींचते हैं कि संजना एकदम से जाकर उनसे लड़ जाती है। उनके राइट हाथ जो इस वक्त संजना के कमर पर कस चुके थे और वो काफ़ी हद तक अर्नव और संजना को एक दूसरे के करीब ला रहे थे। संजना जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करने की कोशिश तो कर रही थी, मगर अर्नव जो अपने लेफ्ट हाथ के एक उंगली से संजना के चिन्ह को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, तुम खुद प्यार से बोल दो, वरना मैं ज़बरदस्ती में काफ़ी माहिर हूँ, माई स्वीट हार्ट। संजना जो कहती है, हाँ क्या बोलना था, मैं लाइन भूल गई। अर्नव जो कहते हैं, रिक्वेस्ट करो मुझसे, प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरे लिए कपड़े लेते आइए, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। सेठ, और वो भी बहुत ही सड्यूसिंग वे में। संजना जो कहती है, ये सब नहीं आता मुझे, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कपड़े खरीद कर लेते आइए, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए आपके शर्ट्स के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ अर्नव इस कॉन्वर्सेशन को रोमांटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं संजना थी जो बार बार अर्नव के पूरे मूड को ख़राब कर दे रही थी। अर्नव जो उसकी कमर पर और ज़्यादा अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, जैसे कहा है वैसे बोलो। संजना को अब थोड़ा पेन होने लगा था, क्योंकि वो बार बार अर्नव से दूर जाने की कोशिश कर रही थी और उसका चेस्ट जो थोड़ा पीछे की तरफ बेंड था और वहीं उसकी कमर जो पूरी तरह से अर्नव से जाकर सट चुकी थी। संजना जो पीछे की तरफ बेंड होते हुए कहती है, प्लीज़ सर, अब मेरे लिए कपड़े लेते आइए। अर्नव जो कहते हैं, आगे। संजना जो कहती है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। अर्नव जो कहते हैं, एक बार और बोलो, मुझे अच्छा लग रहा है। संजना जो एकदम से अर्नव को देखते हुए कहती है, हे भगवान, कैसी अजीब अजीब सी ख्वाहिश है इनकी, ये भी बोलने में क्या मज़ा आ रहा है इन्हें, गाना थोड़ी ना सुना रही हूँ। और वो अपना मुंह सड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मेरे लिए कपड़े लेते आइए, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। और संजना ये बोलकर एकदम से अर्नव के चेस्ट पर हाथ रखते हुए उनसे खुद को दूर करने लगती है। अर्नव जो उसके वेस्ट को छोड़ते हुए उसके कलाई को पकड़ते हैं और उसे अपने शोल्डर के पास ले आते हुए कहते हैं, वैसे रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ी बहुत घूस भी दी जाती है संजना। संजना जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, पैसे नहीं है मेरे पास, फूटी कौड़ी नहीं है, पता नहीं कहाँ से यहाँ आकर के फंस गई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, आप जाइए। कि तभी अर्नव जिससे कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो है देने के लिए वही तो मुझे चाहिए। और ये बोलते हुए वो संजना के होठों के करीब आने लगते हैं। बचपन से संजना और अर्नव हमेशा साथ में खेला करते, साथ में पढ़ा करते थे और साथ में बदमाशी किया करते थे। वो बात अलग थी कि अर्नव बदमाशी नहीं करते थे, बदमाशी तो सिर्फ संजना ही किया करती थी। अर्नव जो बार बार उसे डांट लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करते थे, मगर कभी भी संजना ने अर्नव को इस नज़र से नहीं देखा था। संजना के इस तरह खुद ही करीब आने की वजह से अब उनका दिल भी उनके दिमाग को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था और अब अर्नव खुद को नहीं रोकते। वहीं संजना जो धीरे धीरे करके अपने चेहरे को पीछे करने की कोशिश करती है, मगर अर्नव जो जैसे ही देखते हैं कि संजना उनसे दूर जा रही है, वो तुरंत ही उसके बैग पर अपने हाथ रख देते हैं। संजना को इससे काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है और वो खुद को अर्नव से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और साथ ही अर्नव के हाथ जो इस वक्त संजना के बैग पर था उसे हटाने की भी कोशिश करती है। अर्नव जो उससे कहते हैं, चलो जल्दी से मुझे अपना प्यारा सा घूस दो और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊँगा, वरना तुम्हें ऐसे ही मेरे रिवीलिंग शर्ट में घूमना पड़ेगा। संजना जिसके होंठ पूरी तरह से अब काँप रहे थे और साथ ही उसके शरीर जो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। संजना जो कहती है, प्लीज़ जाने दीजिए। अर्नव जो संजना की आवाज़ को सुनते ही कहते हैं, आई नो कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है संजना, तुम नाटक कर रही हो। संजना जो कहती है, नहीं प्लीज़ नहीं। अर्नव जो उसकी तरफ झुकते जा रहे थे, वही संजना जो पीछे बेंड होती जा रही थी। तभी अर्नव जो संजना के बाल को पीछे से पकड़ते हैं और उसके सिर को अपनी तरफ ले आते हुए उसके होंठ पर अपने होंठ को लॉक कर देते हैं। संजना जो अपने होंठ को खोलती भी नहीं और अर्नव को ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। वो संजना को अपनी आंखें खोल कर देखते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो। संजना जो अपने मुंह को एकदम से दबाई हुई थी, जैसे वो अर्नव के होंठ को अपने होठों के अंदर एंट्री नहीं देना चाहती हो। मगर जितना संजना जिद्दी थी, अर्नव इससे डबल जिद्दी थे। वो उसके चिक को पकड़ते हुए उसके होठों का पाउट बनाते हैं और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों की आंखें इस वक्त बंद हो चुकी थीं,
ना तो अर्नव संजना को देख पा रहे थे और ना ही संजना। संजना जो किसी स्टैचू की तरह खड़ी हो चुकी थी, उसकी शरीर जो टस से मस नहीं हो रही थी, जैसे उसके शरीर ने काम करना ही छोड़ दिया हो। वहीं अर्नव जो संजना को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। संजना जो इस वक्त अर्नव की बाहों में किसी मछली की तरह फड़फड़ा रही थी, मगर अर्नव उसे रिहा नहीं करते। वही अर्नव के हाथ जो अब अपने ऊपर अंकुश नहीं रख पाते और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके हाथ जो संजना के पीठ को इधर उधर सहला रहे थे ताकि संजना भी थोड़ा अराउज फील करे, और वही हो रहा था। संजना भी अब धीरे धीरे करके अर्नव के कंट्रोल में आ रही थी, और जहां अभी तक संजना के हाथ जो अर्नव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भी अर्नव के चेस्ट पर धीरे धीरे करके इधर उधर मचलने लगते हैं। संजना और अर्नव दोनों ही अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो पाते कि तभी अर्नव के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। कुछ सेकंड तक तो अर्नव उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, जैसे उन दोनों को उस फोन की रिंग सुनाई ही ना दे रही हो। मगर रिंग जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो अर्नव को वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, और वो ना चाहते हुए भी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में संजना को खुद से अलग कर देते हैं और उस फोन को खूर कर देते हैं। इस वक्त जिसका भी कॉल आया था उसकी तो शामत आने वाली थी। वही संजना की सांसें जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। अभी तक संजना ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वहीं अर्नव जो उस फोन को देखते हुए कहते हैं What the hell? और वो तुरंत ही फोन को रिसीव कर लेते हैं। दूसरी तरफ से लगभग 30 साल के आदमी की आवाज़ आती है। ए ब्रो, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है आजकल? अर्नव जो कहते हैं, फिलहाल तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है रुद्र, सो मेक श्योर कि तुम बाद में कॉल करो। अर्नव की सांसें भी बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें भी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो अपनी सांसें जोर जोर से लेने लगते हैं। वहीं रुद्र जो दूसरी तरफ से पूछता है, दौड़ रहे तो इस टाइम तो ऑफिस जाना होता है, ऑफिस क्या दौड़ कर जा रहा है? अर्नव जो अपने फ़ोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहते हैं, दिमाग मत खराब करो रुद्र, क्या काम है? रुद्र जो कहता है, वो सजेशन चाहिए था तुझसे, कंपनी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी इशू हो गई थी, तो मैंने सोचा तुझसे कि तभी अर्नव जो उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, वो रुद्र से कहते हैं, शाम तक आना, इस टाइम मैं बिजी हूँ। और ये बोलकर वो संजना की तरफ देखते हैं। संजना ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी और उसे काफ़ी अजीब लग रहा था कि वो अर्नव के किस को किस तरह एंजॉय कर रही थी। उसके हाथ जो अर्नव की शर्ट को पकड़े हुए थे और वो अपनी मुट्ठी बनाई हुई थी, जैसे वो अपनी एम्बैरेसमेंट को अपनी मुट्ठी के गुस्से से कम करने की कोशिश कर रही हो। उसे देखकर अर्नव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो इस वक्त किसी भी वजह से अपने और संजना के बीच डिस्टर्बेंस नहीं आने देना चाहते थे। रुद्र जो उनसे आगे कहता है, मैं तो सोच रहा था इसी टाइम आ जाऊं, मैंने सुना है कि तू आज ऑफिस भी नहीं गया है, तो हम घर पे ही मिल लेते हैं। अर्नव जो कहता है, मुझे इस टाइम किसी से नहीं मिलना और थोड़ी देर बाद कॉल करना तुम, हाँ? जैसे ही फोन करता है उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सीन तो अब जाके स्टार्ट हुई थी। संजना जो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश तो करती है, मगर अर्नव तुरंत ही उसे बुलाते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? अर्नव की टोन थोड़ी स्ट्रिक्ट थी और संजना के कदम वहीं पर ठहर जाते हैं। संजना को नहीं पता था कि अब अर्नव उसके साथ क्या करने वाले हैं। वहीं संजना जो अपने एक हाथ के नेल्स को अपने दूसरे हाथ पे चुभा रही थी, जैसे वो खुद को ही टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हो। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो अर्नव के किस को एंजॉय कैसे कर सकती है। अर्नव जो तुरंत ही स्ट्रिक्टली उसे अपने पास बुलाते हैं। स्वीटहार्ट, कम हियर। अर्नव की टोन जो बहुत ही स्ट्रिक्ट तो नहीं थी, मगर उनकी वॉइस इतनी डीप और इतनी कोल्ड थी कि संजना जिसके कदम तुरंत ही उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उसे डर लगता था अर्नव के साइकोपन से। संजना जो चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, मगर अंदर से तो उसके अंदर भी ज्वालामुखी फूट रही थी। अर्नव जो संजना को देखकर खड़े होते हैं काउच से और उसके ठीक सामने आते हुए उसके बाजू को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हैं और उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए लंच रेडी रखना। और ये बोलकर वो उसके बाजू को काफी जोर से दबाते हैं, जिससे संजना को पेन भी होता है।
संजना को ये नहीं समझ में आता कि आखिर अर्नव उसके बाजू को इतना जोर से क्यों पकड़ रहे हैं कि तभी अर्नव अपने चेहरे को संजना के ठीक सामने लाते हुए कहते हैं, भागने की तो कोशिश करना मत, वरना जान लेना सच में पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। ये उन्होंने बोला बहुत धीरे था, मगर उनकी बातों में उनका जुनून साफ नजर आ रहा था। अर्नव जो एक झटके से संजना को अलग करते हैं और रूम से बाहर निकल जाते हैं। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या ही हो गया अचानक से। पहले वो अजीब सा किस और उसके बाद अर्नव का ये अजीब सा रूप। संजना जो खुद को शीशे में देखते हुए खुद को डांटते हुए कहती है, पागल हो गई क्या तू संजना, दिमाग खराब हो गया तेरा। आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है यार, तेरी जिंदगी कुछ और है और तू किसी के भी किस को इतना एंजॉय कैसे कर सकती है। उसने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, किसी के नहीं, सिर्फ अर्नव के। संजना को लगा था कि अर्नव यहाँ से जा चुके हैं और एक्चुअली वो जा भी चुके थे, मगर शायद वो कुछ भूल गए थे जिसकी वजह से वो रूम में दोबारा आए थे। संजना जैसे ही सुनती है वो एक बार भी अर्नव की तरफ देख नहीं पाती और तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। अर्नव भी अपनी कार की चाबी लेकर वहां से चले जाते हैं। अब संजना को भी ऑर्डर मिल ही गया था कि उसे अर्नव के लिए लंच बनाना है, तो वो भी किचन में जाकर अर्नव के लिए लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। दोपहर से शाम हो जाती है, मगर अर्नव का अभी भी कोई अता पता नहीं था। संजना जो पूरे मेंशन में अकेले थी, इतने बड़े मेंशन में रहने की उसे आदत नहीं थी और वो भी अकेले। वो अर्नव के रूम को अच्छे से बंद कर लेती है और जाकर उनके रूम के बेड पर जाकर बैठ जाती है। एक तो अर्नव का रूम जो इतना खतरनाक था, जिसमें सिर्फ रेड लाइट ही जला करती थी, और अब तो सूरज भी पूरी तरह से ढल चुका था, जिसकी वजह से सूरज की भी रोशनी अब कमरे में नहीं आ रही थी। संजना जो कल रात से ठीक से सोई नहीं थी, कल रात भर तो बस वो रोती रह गई थी, जिसकी वजह से बेड पर बैठे बैठे ही संजना की आंख लग जाती है और वो कब बेड पर पूरी तरह से गिर जाती है उसे होश ही नहीं रहता। वहीं संजना की गहरी नींद जो किसी जोर से चिल्लाने की आवाज से खुलती है। संजना जो एकदम से हड़बड़ाकर अपने बेड से उठ जाती है और उसे लगता है कि शायद कमरे में कोई आ गया है और ऑब्वियसली वो अर्नवी होंगे, मगर आस पास उसे कोई नजर नहीं आता। संजना जो अपने बाल का जुड़ा बनाती है और अपने आगे आ रहे बाल को जल्दी में पीछे करती है और इधर उधर आवाज को ढूंढने लगती है कि तभी एक जोर से बंदूक चलने की आवाज आती है। संजना एकदम से हड़बड़ा जाती है और उसके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं, जिससे वो तुरंत ही पीछे रखे बेड पर फिर से जाकर बैठ जाती है। उसके कानों में लगातार चीख की आवाज आ रही थी। वो जैसे तैसे हिम्मत करके बालकनी एरिया में जाकर देखती है तो वहां पर दो आदमी जो कि अर्नव के सामने अपने घुटने टेके हुए अपने सिर को झुकाए हुए माफी मांग रहे थे, और वहीं दो शख्स जो ऑलरेडी मर चुके थे। संजना जैसे ये देखती है उसकी मुंह से आवाज नहीं निकल पाती, जैसे उसकी आवाज उसके गले में ही दब सी गई हो। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस जगह से भी हिल पाए। वो दोनों शख्स अपना हाथ जोड़कर अर्नव के सामने गिड़गिड़ाए जा रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। संजना जो देखती है कि अर्नव के पीछे उनके कई बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं और साथ ही आसपास पूरी तरह से उन्हें घेरे हुए हैं, और वो चारों शख्स भी बिल्कुल उन्हीं के बॉडीगार्ड जैसा कपड़ा पहने हुए थे। संजना जो वहीं पर खड़ी थी कि तभी मिश्रा जो ठीक अर्नव के बगल में खड़ा था कि तभी उसकी नज़र ऊपर खड़ी संजना पर जाती है, जो कि बहुत डरी और सहमी हुई उन्हीं लोग को देख रही थी। जैसे ही मिश्रा ये देखता है वो एकदम से चौंक जाता है कि आखिर संजना यहाँ पर क्या कर रही है। एक तो वाइट कपड़ा, ऊपर से उसके लंबे बाल जिसका उसने जोड़ा तो बनाया था, मगर इतनी जल्दीबाजी में कि वो तुरंत ही खुल गया था। हल्की हवाओं की वजह से उसके बाल जो उड़ रहे थे और साथ ही उसके चेहरे पर हल्की चांद की रोशनी पड़ रही थी। मिश्रा जो धीरे से झुककर अर्नव के कान में कहता है, सर वो आपके कमरे में कोई है। अर्नव से घूर कर देखते हैं और कहते हैं, मैं बात कर रहा हूं ना। मिश्रा जो फिर से उनके कान में आकर कहता है, सर विश्वास करिए आपके कमरे में चुड़ैल है। अर्नव जो एक बार मिश्रा को घूर कर देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं, कहाँ से तुम मेरे कमरे में पहुंच गए।
अभी तो तुम मेरे साथ गार्डन में खड़े हो ना, तो चुपचाप से यहीं खड़े रहो। मिश्रा जो उनके शर्ट को पकड़ता है और एक बार उनको उस बालकनी की तरफ देखने के लिए कहता है। अर्नव जो उसे देखते हुए कहते हैं, कहाँ है? मिश्रा जो अपने हाथ से इशारा करते हुए अर्नव के रूम के बालकनी की तरफ दिखाता है। जैसे ही अर्नव की नज़र संजना पर जाती है, जो कि डरी सहमी हुई बस उन्हीं लोग को देखे जा रही थी, अर्नव तुरंत ही वहां से खड़े होकर कहते हैं, हाउ स्टूपिड, इस लड़की को बाहर किसने कहा आने के लिए? वो जैसे ही संजना को देखते हैं और मिश्रा को बंदूक थमाते हुए कहते हैं, बाकी का काम अब तुम करो, और हाँ, जल्द से जल्द इन लोग को यहाँ से उठाकर बाहर फेंको, मुझे घर में गंदगी नहीं चाहिए। और ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। संजना जो अभी भी वहीं पर बुत बनकर खड़ी हुई थी। आइए जानते हैं आखिर अर्नव ने उन चारों लोगों को अपने सामने इस तरह क्यों बिठाया हुआ था, और आखिर क्या गलती की थी जिसकी सज़ा अर्नव उन लोगों को मौत की दे रहे थे, और क्या करने वाले हैं अर्नव संजना को। आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।